You're gonna be late. Sorry, man, I'm up. I'm okay. तो एक बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग व्हाट इफ सीजन 3 खत्म होने के तुरंत बाद एमसीयू वालों ने योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का ऑफिशियल ट्रेलर अपलोड कर दिया है, जिसको जब मैंने 0.25x स्पीड पे देखा तो मुझे बहुत सारे हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग नजर आए जो मैं तुम सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। तो हेलो यारो, कैसे हो तुम लोग? मेरा नाम है सागर, तुम लोग देख रहे हो डेस्टिनी कॉमिक्स। तो बिना बकियत किए शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही खूबसूरत होमाज और ईस्टर एग के साथ, जहां हमें बैकग्राउंड में 1967 की स्पाइडरमैन एनिमेटेड शो का मेन थीम सुनने को मिलता है, जो कि स्पाइडरमैन की पहली एनिमेटेड सीरीज भी है। ये काफी बढ़िया चीज है कि ये शो प्राउडली उस कार्टून को क्रेडिट दे रही है जिसकी वजह से आज पूरा का पूरा एमसीयू ही एग्जिस्टेंस में है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम इस बात को डिनाई नहीं कर सकती कि स्पाइडरमैन ही वो ऐसा कैरेक्टर है जिसकी वजह से आज हम मार्वल के फैंस हैं। और इसी के साथ हमें दिखता है कि कैमरा कुछ कॉमिक्स से भरे बॉक्सेस के ऊपर से पैन होते हुए एक कॉमिक पे आके स्लो हो जाता है, जो कि टाइटल कार्ड होता है हमारे इस शो का। अब पहली नजर में ये कोई बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल नहीं लगता, बजाय इसके कि इस टाइटल कार्ड को कॉमिक के रूप में दिखाया गया है। बट अगर तुम थोड़ी बहुत भी कॉमिक्स पढ़ते हो तो तुम्हें अभी तक समझ आ चुका होगा कि मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ। और जिनको समझ नहीं आया उनके लिए मैं बता दूं कि जो तुम पेज देख रहे हो कि स्पाइडर हाथों में किसी को लेकर स्विंग करता हुआ जा रहा है, ये कोई रैंडम सा सीन नहीं है। इस पेज को एग्जैक्टली उसी तरह ड्रॉ किया गया है जिसमें सालों पहले कॉमिक्स में स्पाइडरमैन का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था, अमेजिंग फैंटेसी इशू 15 में। कैमरा जूम हो जाता है मार्वल एनिमेशन के लोगो पे और हमें एक स्टॉप मोशन पेंसिल आर्ट दिखता है स्पाइडर के वेब्स और उसके आंखों का। अब यहाँ एक काफी बढ़िया डिटेल ये है कि यहाँ दो तरह के वेब्स ड्रॉ किए गए हैं। पहला स्पाइडर जो अपने वेब शूटर से छोड़ता है और दूसरा असली स्पाइडर जैसे। You're gonna be late. Sorry, man, I'm up. I'm okay. Hey, Oh, Petey's always been a bit clumsy. you know me, clumsy, Petey, Parker. Help! Mr. Campbell, I remembered I left something in the bathroom. Deuces. Parker out. इस सीन से हमारे मेन ट्रेलर की शुरुआत होती है, जहां हमें दिखता है कि आंट में पीटर को जागने के लिए बोल रही है और पीटर जागता है बट उल्टा। ऐसा में दिखता है कि पीटर सीलिंग से चिपक के सो रहा था, तो मोस्ट प्रोबेबली बाय दिस पॉइंट ऑफ स्टोरी पीटर को ऑलरेडी उसके पावर्स मिले कुछ समय हो चुका होगा और वो दीवार से चिपकने वाले कॉन्सेप्ट से काफी हद तक फेमिलियर हो चुका है। हमें आगे पीटर के डेली लाइफ के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं, जैसे उसका लेट होने की वजह से नहाते हुए ब्रश करना, बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह 4 फीट हवा में कूद के पैंट पहनना और दौड़ते हुए स्कूल भागना। अब बात रही इस सीन की जहाँ ये गाड़ी उसे ठोक देती है, तो ये सीन देख के ऐसा लग सकता है कि यहाँ पीटर के पास उसकी पावर्स नहीं है, वरना स्पाइडर सेंस तो उसे बचा लेता। बट स्पाइडर सेंस ऐसे काम नहीं करता। मकड़ी घंटी पीटर को सिर्फ तभी इंडिकेट करती है जब उसके ऊपर कोई असली डेंजर हो। तो या तो मकड़ी घंटी को ऐसा लगा कि ये कार से ठोकना पीटर के लिए बहुत बड़ा कोई थ्रेट नहीं है, पीटर इसे सह सकता है, या फिर ये कार उतनी स्पीड में थी ही नहीं कि पीटर को कुछ हो। क्योंकि ऐसा ही सेम सीन हमने इनटू द स्पाइडरवर्स में देखा था, जहां माइल्स के केस में उसका स्पाइडर सेंस उसके बिना कुछ समझ आए उसे बचा लेता है। आगे सीन में हमें पीटर एक कार से निकलकर मिड टाउन हाई के सामने दिखता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में टेक प्लेस करता है, क्योंकि हमें दिखा था कि पीटर पहले दौड़ते हुए जा रहा था और यहाँ मिड टाउन हाई एकदम परफेक्ट हालत में है। जहाँ कॉमिक में जब पीटर का मिड टाउन हमें पहले दिन को दिखाया गया था, वहाँ इसकी हालत में अच्छी तो नहीं बोल सकता। हमें आगे सीन में दिखता है कि पीटर अपने लॉकर से बुक्स निकाल रहा है और उसका लॉकर बंद करते ही एक लड़की उसे हाई कहती है। अब ये कौन है उसके बारे में आगे बताता हूँ, बट पहले सीन कंप्लीट कर लेते हैं। हमें दिखता है कि पीटर अचानक इस लड़की को देख के चौंक जाता है और पीछे से जा रही एक दूसरी लंबी चौड़ी लड़की से टकरा जाता है और वो लड़की एक फ्रेंडली मैनर में पीटर का थोड़ा मजाक उड़ाती है, जिसे देख समझ आ जाता है कि ये पीटर को पहले से पहचानती है, एज वो पीटर को पीट कह के बुलाती है। एंड ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो सीन के बाद बात करते हैं। अब इस लड़की से बात करते वक्त पीटर थोड़ा फंबल कर देता है और उसके वहां से जाने के बाद पीटर को एम्बैरेसमेंट हिट होता है। अब पीटर के इस रिएक्शन को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि इस यूनिवर्स में लिज एलन की जगह पीटर को इस लड़की पे क्रश हो। हमें आगे सीन में पीटर एक माइक्रोस्कोप में कुछ देखता हुआ नजर आता है, जो कि यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या वो अपने स्कूल का कोई काम कर रहा है या फिर वो अपने वेब फ्लूइड्स का पहला प्रोटोटाइप डेवलप कर रहा है, क्योंकि हमने होमकमिंग में देखा था कि पीटर अपना वेब फ्लूइड पहले स्कूल में ही बनाता था। अब मुझे ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पीटर वेब फ्लूइड बना रहा है, उसका रीजन यही है कि पूरे लैब में पीटर के अलावा और कोई नहीं है एंड ऑब्वियसली वो लोगों के सामने इस पे काम नहीं कर सकता। बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ, जहां हमें कैंटीन का एक शॉट दिखाया जाता है जिसमें हम 4 लोगों को बैठे हुए देखते हैं अपना खाना वगैरह खाते हुए, और वहां पे तुम पीटर और वो 2 लड़के को देख सकते हो और उनके साथ एक और लड़का बैठा है। एंड लेट मी टेल यू, इस टेबल पे सभी में से ये बंदा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। इंपॉर्टेंट का मैं गारंटी नहीं दे सकता, बट इस शो में इस लड़के का कैरेक्टर आर्क इंसेन लेवल का होगा, इतना मैं बता सकता हूँ। बस 2 और सीन बाकी है, उसके बाद इन तीनों के बारे में सब कुछ बताता हूँ मैं। नेक्स्ट सीन में हमें पीटर वही करता हुआ दिखता है जो हम सभी बचपन से करते आ रहे हैं, क्लास के बीच कॉपी में ड्राइंग्स बनाना। बस उसके केस में वो कुछ इंपॉर्टेंट ड्रॉ कर रहा है, उसके पहले सूट का डिजाइन। मैं मजाक नहीं कर रहा, इस एक शॉट में जितने ईस्टर एग्स है तुम यकीन नहीं करोगे। इस पेज पे की गई हर एक ड्राइंग अपने आप में एक यूनिक ईस्टर एग है। तो एक एक करके सभी के बारे में बताता हूँ, शुरू करते हैं।
सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सूट से ही शुरू करते हैं। ये सूट का स्टाइल काइंड ऑफ एक हाइब्रिड डिजाइन है। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो 1967 वाले एनिमेटेड स्पाइडरमैन शो का है। पीठ का जो लोगो है वो सिविल वॉर और होमकमिंग वाले सूट का है। और सबसे बेस्ट चीज, इस सूट में इनबिल्ट वेब ग्लाइडर्स हैं जो हमें पहले किसी भी स्पाइडरमैन सूट में नहीं दिखा है। हाँ मुझे पता है हमने होमकमिंग और फार फ्रॉम होम में देखा था, बट वो टोनी के बनाए सूट के फीचर्स में से एक था, वो पीटर ने खुद नहीं बनाए थे। अब अगर ऊपर की तरफ देखें तो हमें वेब शूटर का एक डिजाइन दिखता है, एंड मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मेरा आज तक देखा हुआ सबसे बेस्ट और रियलिस्टिक वेब शूटर्स में से एक है। अब तुम्हारा सवाल हो सकता है कि इस भद्दे से दिखने वाले वेब शूटर में ऐसी क्या खास बात है, तो वही तो पॉइंट है कि ये भद्दा सा दिखता है। एक स्कूल में पढ़ रहा बंदा बिना किसी प्रॉपर फंडिंग के इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली चीज बनाएगा कैसे, चीजों को जोड़ तोड़ के। और जब तुम जुगाड़ लगा के कोई चीज बनाते हो तो वो चीज थोड़ा प्लेन सा ही दिखता है, और सब प्लेन और सिंपल दिखने की वजह से ही इस वेब शूटर में एक रियलिज्म ऐड हो रहा है। देख कर लगता है कि हाँ, अगर तुम स्कूल में पढ़ रहे किसी सुपर जीनियस बच्चे को कुछ चीजें थमा दोगे तो वो ऐसा कुछ बना सकता है। लाइक तुम खुद देखो कितना कूल लग रहा है ये। तुम लिटरली इसके ट्रिगर्स, नोजल्स, वेब कार्टेजेस सब देख सकते हो, और इस रियलिज्म से एक वल्नरेबिलिटी भी ऐड होती है। देख के महसूस होता है कि लड़ाई के वक्त ये टूट सकता है। तो चलो अब सूट के पास बने तो स्पाइडर सिंबल्स की बात करें। पहले इस वाले की बात करते हैं। तो शायद मैं इसको लेके ज्यादा फारफेच जा रहा हूँ, बट मुझे ये देख के काफी हद तक एनिमेटेड स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन वाले लोगों की याद आ रही है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट सेम है, बट किस स्पाइडरमैन को उन्होंने नॉट देने की कोशिश की है वो समझ आ रहा है। अब नीचे वाले की बात करें तो ये काफी इंटरेस्टिंग डिटेल है, एज ये लोगो हमें पहले किसी भी स्पाइडरमैन में नहीं दिखा है, बट दिख सकता था सिविल वॉर में, क्योंकि सिविल वॉर में जो सूट यूज हुआ है वो काफी बाद का सूट है। लेकिन एक और सूट है जो टेस्टिंग और शूटिंग के शुरुआती दिनों में यूज हुआ था, जो हमें मूवी में कभी दिखा नहीं। और अगर तुम इस सूट के पीठ का लोगो देखोगे तो वो तुम्हें काफी हद तक इस वाले लोगो से सिमिलर लगेगा। अब जैसे मैंने कहा एग्जैक्टली सिमिलर नहीं, बट कहाँ से इंस्पिरेशन लिया गया है वो समझ आ रहा है। अब ये जो मैंने बताया ये मुझे मेरे पर्सपेक्टिव से सिमिलर लगा तो ही मैंने बताया, ये गलत हो भी सकता है, और अगर गलत होता है तुमको अगर सिमिलर नहीं लगता ये तो आई एम रियली सॉरी। तो आप पूरा नीचे की तरफ जाते हैं और मास्क आइडियाज जो लिखा है उनके बारे में बात करते हैं। तुमको यहाँ 4 मास्क दिख रहे होंगे जिसमें एक ऑलमोस्ट पूरा ही ढक चुका है, तो बाकी 3 के बारे में बात करते हैं। एकदम लेफ्ट से शुरू करते हैं। तो ये वाला मास्क ऑब्वियसली हमारे एमसीयू स्पाइडरमैन का मास्क है बिना एडजस्टिंग आंखों के, एंड टू बी ऑनेस्ट ये वाला मास्क मुझे काफी बढ़िया लगता है। फिर अगर एकदम राइट वाला मास्क की बात करें, हाँ मुझे पता है आधा मास्क नहीं दिख रहा, बट इसके आंखों के शेप से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि कौन सा वाला मास्क का ईस्टर एग हो सकता है। तो अगर मैं सही हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली 1966 के अराउंड जॉन रोमिटर सीनियर के हाथों बनाए हुए सूट का मास्क है, क्योंकि उनके सूट के आइकॉनिक पार्ट्स में से एक ये भी था कि उन्होंने अपने मास्क की आंखों का ऊपरी हिस्सा फ्लैट रखा था और नीचे का हिस्सा सिर्फ कर्व था। कंपेयर टू द ओरिजिनल वन जो स्टीव डिट्को ने बनाया था, उनकी बनाई हुई आंखें पूरी ही तरह से कर्व थी, और जॉन रोमिटर सीनियर का बनाया हुआ सूट ही आगे जाके सभी मॉडर्न कॉस्ट्यूम्स का ब्लूप्रिंट बना। तुम खुद भी चेक कर सकते हो, सिर्फ अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 को छोड़ के बाकी सारे लाइव एक्शन कॉस्ट्यूम्स की आंखें ऊपर की तरफ फ्लैट होगी और नीचे से कर्व्ड होगी। और फाइनली आते हैं उस मास्क पे जिसको देख मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हुआ था, ये वाला। तो ये वाला मास्क 2000s का अराउंड आने वाले अल्टीमेट स्पाइडरमैन का मास्क है, और बाकी मास्क के कंपैरिजन में मैं इसको लेकर सबसे ज़्यादा श्योर हूँ। स्पाइडरमैन के क्रिएशन से आज तक किसी भी मास्क में स्पाइडर की आंखें इतनी बड़ी नहीं बनाई गई थी अनटिल अल्टीमेट स्पाइडरमैन कॉमिक्स। आई थिंक इसको इस तरह से कहना बेहतर होगा कि एक सीरियस स्पाइडरमैन के ऊपर छोटी और पतली आंखें बेहतर काम करेगी, और एक फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन पे मीडियम या बड़ी साइज की आंखें। अब अगले सीन की तरफ बढ़ते हैं, जहां में दिखता है कि पीटर अपने क्लास में होता है कि तभी उसे 3-4 पुलिस कार्स काफी स्पीड में जाते हुए दिखती है। उसे सेंस होता है कि कुछ झमेला हो सकता है और वो एक फालतू का बहाना मार के क्लास से निकल जाता है। और अब मुझे ये बताओ कि ये वाला पार्ट इन लोगों ने कौन सा जनरेशन को खुश करने के लिए रखा है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ जिनसे वाला लौंडे तो ये सब हरकतें नहीं करते। तो चलो उन तीनों कैरेक्टर्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस ईमो लड़की की बात करते हैं। तो इन मैडम का नाम है निको मिनोरू, और ये एक जापानीज अमेरिकन लड़की है, और ये कोई रैंडम सी साइड कैरेक्टर नहीं है। मार्वल कॉमिक्स में ये एक फुल फ्लेज सुपर हीरो है जिसका नाम है सिस्टर ग्रिम, और ये रनअवेज नाम की टीम की भी पार्ट है। अब इस रनअवेज टीम की सबसे खास बात ये है कि इस टीम के सभी ओरिजिनल मेंबर्स, जिसकी निको मिनोरू भी पार्ट है, ये सारे लॉस एंजलिस में बेस्ड एक सुपर विलन टीम जिसका नाम द प्राइड है। ये सारे बच्चे यानी रनअवेज के मेंबर्स उन सभी सुपर पावर्ड विलन कपल्स के अपने बच्चे हैं, और रनअवेज के सभी मेंबर्स का सबसे बेसिक मोटिवेशन यही है कि वो सारे अपने सुपर विलन पेरेंट्स के किए गए सभी बुरे कामों का एक तरीके से पश्चाताप करने के लिए खुद में एक फैमिली बन के, एक टीम बन के सुपर हीरोज की तरह काम करते हैं। अब निको के पावर्स की बात करें तो वो एक डार्क विजर्ड है, बेसिकली काइंड ऑफ वांडा, और उसका मेन पावर है एक स्टाफ जिसका नाम है द स्टाफ ऑफ वन। और कॉमिक्स में कहा गया है कि इस स्टाफ से यहाँ तक कि डोरमामू तक घबराता है, और इस स्टाफ से किसी भी तरीके का मैजिक यूज किया जा सकता है, लेकिन हर मैजिक के अपने कॉस्ट और लिमिटेशंस होते हैं। इस स्टाफ को समन करने के लिए निको का खून बहना जरूरी है, चाहे वो उसकी बॉडी पे एक छोटा सा कट ही क्यों न लगाए। अब निको को ये स्टाफ कहीं पे लेके घूमना नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे ही उसका खून बहता है ये स्टाफ अपने आप निको के छाती के बीच से निकल आता है। अब इससे निको को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट इस स्टाफ के बाहर आते टाइम अगर इसके सामने कोई खड़ा रहता है तो ये स्टाफ उसकी बॉडी को चीर कर निकल सकता है। अब जैसा मैंने कहा हर मैजिक का अपना लिमिटेशन होता है, और इस स्टाफ का भी है। इस स्टाफ
से एक बार में एक ही मैजिक स्पेल यूज किया जा सकता है। जैसे समझ लो तुम किसी के ऊपर एक फ्री स्पेल यूज करते हो तो तुम दोबारा उस फ्री स्पेल को यूज नहीं कर सकते, और अगर तुम ट्राई करते हो तो या तो वो काम नहीं करेगा या करेगा तो कोई उल्टा सीधा रिएक्शन हो जाएगा। आई थिंक नीको के बारे में इतना जानना काफी होगा तुम सभी के लिए। अब इस दूसरी लड़की की बात करें तो इन दीदी का नाम है पर्ल पेंशन, और हाँ ये भी एक सुपर हीरो है और इसका नाम है वेव, और ये कॉमिक्स में एक सुपर हीरो टीम की भी पार्ट है जिसका नाम है एजेंट्स ऑफ एटलस, ये अगर प्रिसाइजली कहूँ तो न्यू एजेंट्स ऑफ एटलस। तो इस सुपर हीरो टीम में बहुत इंटरेस्टिंग बताने लायक कुछ नहीं है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि ये पूरी टीम सिर्फ एशियन और एशियन अमेरिकन सुपर हीरो से भरी हुई है, और इसमें वेव को छोड़कर 2-3 बड़े बड़े नाम भी है जैसे शांग-ची, सिल्क और आमाडेस चो यानी टोटली ऑसम हल्क। अब वेव के पास बहुत इंटरेस्टिंग कोई पावर्स नहीं है नीको जैसे, बट जो भी है उसको अपने आप में ही एक अवेंजर्स लेवल थ्रेट बना सकता है। उसके पास एक ही पावर है, वो है हाइड्रोकिनेसिस, मतलब वो पानी को किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से किसी भी अमाउंट में मैनिपुलेट कर सकती है। वो तुम्हारे सामने खड़े खड़े एक बॉटल पानी को पूरा सख्त बर्फ में बदल के तुम्हारे सर पर फेंक के मार सकती है। एटमॉस्फेयर में मौजूद पानी से तुमको ऑन स्पॉट फ्रीज कर सकती है। 1 सेकंड के अंदर तुम्हारे बॉडी से सारा का सारी पानी इवापोरेट कर सकती है। तो अगर उस पर्सपेक्टिव से देखने जाओगे तो हाँ, पर्ल बहुत पावरफुल और डेंजरस है। अब फाइनली इस लड़की की बात करें तो इसका नाम है लॉनी लिंकन। अब जो भी स्पाइडरमैन के हार्डकोर फैंस हैं उनको तो बहुत बड़ा वाला झटका लगा होगा, और जिनको समझ नहीं आया उनके लिए मैं बता दूं कि लॉनी लिंकन असली नाम है स्पाइडरमैन के सबसे बड़े विलेंस में से एक टूम्बस्टोन का। आई थिंक PS4 वाले स्पाइडरमैन गेम में वो था, मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैं इतना श्योर हूँ कि वो स्पाइडरमैन शैटर्ड डायमेंशन में था और इनटू द स्पाइडरवर्स में भी था आई थिंक। अब वैसे तो कॉमिक्स में टूम्बस्टोन पीटर से काफ़ी बड़ा है उम्र में। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि टूम्बस्टोन की बेटी का बॉयफ्रेंड पीटर का दोस्त है, तो तुम एज का भी इमेजिन नहीं कर सकते हो। बट क्योंकि यार लॉनी को पीटर के क्लास में ही डाल दिया गया है तो मैं बेकार में कॉमिक्स वाली ओरिजिन स्टोरी बता के तुम्हारा दिमाग नहीं खराब करना चाहता। लेकिन हमें इतना तो पता है कि ये आगे जाकर टूम्बस्टोन बनेगा, तो एटलीस्ट इसके पावर्स के बारे में बता देना चाहता हूँ मैं। तो टूम्बस्टोन बेसिकली जन्म से ही थोड़ा लंबा चौड़ा रहा है और इसी चीज़ ने उसे हमेशा लोगों से दूर रखा, सभी उससे डरते या नफरत करते थे, और इसी के चलते वो बड़ा होकर काइंड ऑफ गुंडा बन गया और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफ़ी बड़ा वाला मास्टर। फिर एक दूसरे इवेंट के चलते जब उस पर एक एक्सपेरिमेंटल गैस गिर गया तो उससे उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिली जिससे वो अप टू 6 टन तक चीज़ें उठा सकता है। उसे सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस मिल गए जिसके चलते वो स्पायरी और डेयरडेविल जैसे लोगों से लड़ पाता है। फिर उसका स्टैमिना भी सुपर ह्यूमन लेवल पर चला गया जिससे वो घंटों तक लड़ते हुए भी नहीं थकता, और सबसे भयंकर चीज़ उसकी बॉडी डायमंड जितनी सख्त हो गई, वो आराम से बिना किसी भी प्रॉब्लम के 650 डिग्री सेल्सियस तक सह सकता है। फिर उसके ऊपर से उस पर किसी भी टाइप का बुलेट्स का कोई असर नहीं होता, और इन सभी के ऊपर से ये बंदा हद से ज़्यादा ब्रूटल है। तुम स्पाइडी के किसी भी टॉप 10 विलेन वाले लिस्ट को उठा के देख लो, तुमको ये बंदा मिलेगा ही मिलेगा। मैं तो इस बात से सरप्राइज हूँ कि इसको आज तक किसी भी मूवी में यूज़ नहीं किया गया। खैर आगे बढ़ते हैं। Superpower size kid, know you wanna name it like me. Look out! Somebody help me! He's running, grab him! Gotcha! I thought it was dead meat. Check out our next victim in his dumbass costume. Is my suit really that bad? Ouch! Oh! Watch out for that ladder! Just consider it a good deed from your friendly neighborhood Spider-Man. That's me, by the way. I'm Spider-Man. अब इस अगले सीन की शुरुआत होती है मुझे लगता है मिडटाउन हाई के छत से, जहाँ पीटर अपना पहला प्रोटोटाइप सूट पहन के रेडी हो जाता है। अब अगर तुम कुछ चीज़ें नोटिस करोगे तो सबसे पहले पीटर ने अपने घुटने, कंधे और हाथों पे हॉकी पैड्स पहने हैं उनको गार्ड करने के लिए। आई थिंक इन चीज़ों को उसका सूट में रखने का मेन मोटिव यही है कि वो दिखाना चाहता है कि पीटर अभी भी अपने पावर्स को लेकर बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है और उसको चोट लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, और इसीलिए वो इतनी सारी चीज़ें पहन के घूमता है। फिर जब वो स्विंग कर रहा होता है तब अगर तुम उसको वेब शूटर्स पर नजर डालोगे तो वो तुम्हें ड्राइंग वाले वेब शूटर से काफ़ी अलग लगेंगे। एज ए लॉजिकल भी है, पीटर जो चीज़ ड्रॉ कर रहा था, ये इमेजिन कर रहा था, वो बिना प्रॉपर फंडिंग या टेक्नोलॉजी के पॉसिबल नहीं है। और वो फिलहाल जो वेब शूटर यूज़ कर रहा है वो मुझे काफ़ी यूनिक टेक लगा वेब शूटर्स पे, ऐसी हमने पहले कभी भी नहीं देखा है। वेब शूटर्स को पाइप्स की मदद से एक वेब फ्लूइड से भरे सिलेंडर से कनेक्टेड रखना और उसको पीठ पे लेके घूमना, इट इज़ क्वाइट स्मार्ट फॉर अ न्यू स्पाइडरमैन, क्योंकि एक टीनेज की उम्र वाला सुपर हीरो वो बस सुपर हीरो बनने से ही खुश होगा। उसको अपनी स्पीड, मोबिलिटी, एजिलिटी इनके बारे में उतने ज़्यादा फिक्र नहीं होगा जो कि एक अडल्ट स्पाइडरमैन, एक मैच्योर स्पाइडरमैन को होता है। फिर आता है ये ट्रेन वाला सीन जिसको देख क्लियरली समझ आ रहा है कि मॉडर्न डे में टेक प्लेस करता है। ऐसे तुम देख ही सकते कि उनके पास से लिटरली स्पाइडरमैन जा रहा है बट उसको कोई भाव ही नहीं दे रहे, सब अपने फोन में घुसे हुए हैं सिर्फ इस बच्चे को छोड़ के। अब ये मेरा एक अजम्पशन था, बट ऐसा भी हो सकता है कि स्पाइडी एट दिस पॉइंट ऑफ स्टोरी अभी उतना फेमस नहीं है कि सभी लोग उसे पहचाने। आगे हमें सीन में दिखता है कि शहर की पेट्रोलिंग करते वक्त स्पाइडी की नजर 3 लड़कों पे पड़ती है जो एक दूसरे लड़के को परेशान कर रहे होते हैं, और गलती से ही सही बट उसे ऑलमोस्ट मार ही देते हैं वो लोग। बट स्पाइडी एन मौके पे आके उस लड़के को बचा लेता है, और ये लड़का भी कोई रैंडम से कैरेक्टर नहीं है, ये और कोई नहीं बल्कि हैरी ऑसबॉर्न है। हाँ मुझे पता है रेस स्वैप कर दिया गया है, बट क्या फर्क पड़ता है यार, अगर ये हैरी है तो है, बात खत्म।
अब आगे हमें दिखता है कि वही तीनों लौंडे फिर से हैरी को परेशान करने आ जाते हैं, बट स्पाइडी को उसके साथ देख वो अब स्पाइडी का भी मजाक बनाने लगते हैं और उनमें से एक बंदा लाइव स्ट्रीम भी कर रहा होता है और अगर तुम उसके चैट की तरफ थोड़ा ध्यान दोगे तो तुम्हें काफी इंटरेस्टिंग से टेक्स्ट भी दिखेंगे। जैसे हॉट डॉगर का लिखा ये मैसेज इज देयर अ बगमैन। अब कॉमिक्स में बहुत सारे सुपर विलेंस बहुत बार स्पाइडी की बेइज्जती करने के लिए उसे इंसेक्ट बग ये सब कह के बुलाते हैं। फिर उसी का अगला टेक्स्ट हिप्पी हैमस्टर का इट्स द न्यूएस्ट एवेंजर ट्रैश मैन। अब इससे एक चीज तो प्रूव हो जाती है कि इस यूनिवर्स में एवेंजर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और वो ऑलरेडी काफी फेमस भी है। अब स्पाइडी को ट्रैश मैन कहना वो तो ऑब्वियसली एक इंसल्ट ही है। अब इसी कन्फ्रंटेशन के दौरान ये लाइव स्ट्रीम करने वाला बंदा स्पाइडी के सूट का मजाक उड़ाता है और आई थिंक यही वो पॉइंट है जहाँ स्पाइडी को समझ आएगा कि उसे अपना सूट इंप्रूव करना होगा, वरना विलेंस उससे डरेंगे नहीं बट उल्टा उसका मजाक उड़ाएंगे। अब नेक्स्ट सीन में स्पाइडी आई थिंक हैरी से कुछ बात कर रहा होता है कि तभी उन तीनों में से एक बंदा एक ईंट लेके स्पाइडी पे हमला कर देता है। लेकिन यहाँ काफी बढ़िया डिटेल मुझे ये लगा कि स्पाइडी का पहला अटैक उस बंदे पे नहीं बल्कि उसके हाथ पे होता है ताकि वो उस ईंट से गलती से किसी को चोट ना पहुंचा दे। अब जैसा मैंने कहा कि स्पाइडी को अभी तक अपने पावर्स का कोई ज्यादा एक्सपीरियंस अंदाजा नहीं है और इसी वजह से जब स्पाइडी उसके हाथ पे लात मारता है तो वो बंदा भी खुद गिर जाता है और जैसे ही वो खड़ा होने वाला होता है स्पाइडी हवा में से उस ईंट को उस बंदे के सर पे दे मारता है ये सोच के कि उसे हल्की चोट लगेगी, बट स्पाइडी को अंदाजा नहीं था कि वो ईंट उसके सर पे इतनी जोर से लगेगा कि वो टूट ही जाएगा और इस चीज को देख बाकियों के साथ स्पाइडी खुद भी शॉक हो जाता है। अब पहले बंदे के बेहोश होने के बाद दूसरा बंदा स्पाइडी से लड़ने आता है, लेकिन इस बार स्पाइडी उस पर डायरेक्ट अटैक करने की जगह अपने आसपास की चीजों को यूज करता है उसको हराने के लिए और ऑफ स्क्रीन स्पाइडी तीसरे लाइव स्ट्रीम करने वाले बंदे को भी हरा के अपना आइकॉनिक स्टाइल में बांध के लटका देता है। अब इनको लटकाने के बाद फिर से जब चैट वाला स्क्रीन दिखाया जाता है तो तुम नोटिस करोगे पहले जो बंदे इस लाइव स्ट्रीमर पे फैन बॉइंग कर रहे थे कुछ मिनटों में वही सेम लोग उसे ट्रोल करने लग जाते हैं लाइक द रियल वर्ल्ड। और फिर आता है ये वाला चैट L+ रेशियो। भाई इस प्रोजेक्ट पे जिन्होंने भी काम किया है उनको अच्छी तरह पता है कि कौन से जनरेशन के लोग इसको देखने वाले हैं। और फाइनली ये आखिरी वाला चैट जो कि इस सीन का सबसे बेस्ट ईस्टर एग है। अब इस केस में चैट में जो लिखा हुआ है वो इंटरेस्टिंग नहीं है बट उसको लिखने वाला अकाउंट इंटरेस्टिंग है। तुम इस अकाउंट का अगर नाम पढ़ोगे तो इसका नाम लिखा है स्क्रूबॉल। अब जिन्होंने प्लेस्टेशन वाला स्पाइडरमैन 1 खेल रखा है तो उनको एक ही बार में समझ आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ और जिनको समझ नहीं आया या उन्होंने गेम नहीं खेला है तो उनके लिए मैं बता दूं स्पाइडरमैन 1 गेम में एक कम्प्लीटली न्यू विलन को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम था स्क्रूबॉल और इन दीदी को वर्ल्ड्स फर्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग सुपर विलन कहा जाता है। इसके पास घंटा कोई सुपर पावर्स वगैरह कुछ नहीं है बट ये काफी स्मार्ट है और किसी भी हद तक जा सकती है व्यूअर्स और फॉलोअर्स के लिए, जस्ट लाइक द रियल वर्ल्ड। There we go, there we go, there we go again. Swinging through the city so fast you could barely notice him. I truly believe that I have these powers to help people, to protect them. Need my city, you need me. Taking off the mask, I know what you see. Know you want a neighbor like me. Just a young man cleaning up the streets. हमें फिर से स्पाइडी के 2-3 स्विंगिंग शॉट्स दिखाए जाते हैं और फिर हमें वापस स्कूल का एक सीन दिखता है जहाँ पीटर लॉनी के साथ बैठा हुआ रहता है और फिस्ट बम करता है। अब इससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि इस शो में एटलीस्ट शुरुआत में पीटर का लॉनी के साथ काफी अच्छा रिलेशन रहेगा, आई मीन काइंड ऑफ लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। फिर आता है ये वाला सीन जहाँ में पीटर, निको और हैरी एक साथ पीटर के घर में मोनोपोली खेलते हुए दिखते हैं। अब ऑब्वियसली ये वाला सीन स्पाइडरमैन वाले सीन के बाद टेक प्लेस करता है एज वो उस सीन में स्पाइडरमैन हैरी से काफी बात कर रहा था और अगर वो हैरी को पहले से जानता होगा तो जितना हो सके उतना चुप रहने की कोशिश करेगा ताकि वो गलती से अपनी आइडेंटिटी रिवील न कर दे। तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है एज पीटर वो हैरी से मिड टाउन हाई में पहली बार मिलेगा। और एक और चीज जो मैंने पहले नहीं बताया, क्या तुम लोगों ने हैरी के ड्रेस का कलर नोटिस किया? किसी पर्टिकुलर विलन की याद आ रही है इस कलर को देख के? अब अगले शॉट की तरफ बढ़ते हैं जहाँ में आंट मे को दिखाया जाता है और इसमें आंट मे को एमसीयू की ही तरह काफी यंग दिखाया गया है और अगर तुम उनके हाथ पर ध्यान दोगे तो तुमको उनकी एंगेजमेंट रिंग भी दिखेगी। तो अब सवाल ये आता है कि अंकल बेन कहाँ हैं? तो इस यूनिवर्स में अंकल बेन की किसी बीमारी वगैरह की वजह से ऑलरेडी मौत हो चुकी है। अब ये मुझे कैसे पता? तो वो समझाने के लिए मुझे तुमको एक छोटी सी कहानी सुनानी पड़ेगी इस शो के प्रीक्वल कॉमिक और फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के इशू 1 की, जहां में दिखाया गया कि जब उस रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने पीटर को काटा तो पीटर ऑलमोस्ट अपना होश को बैठा था। अब किस्मत से वहाँ एक पैरामेडिक मौजूद था और उसने पीटर को हॉस्पिटल जाने का सजेशन दिया। अब आंट में भी वहाँ किसी वजह से मौजूद थी और पैरामेडिक की बातें सुन के वो भी पीटर को हॉस्पिटल ले जाने की जिद करने लगती है और तब पीटर उनसे कहता है कि वो बेकार में $50 बर्बाद नहीं करना चाहता और ऊपर से वो दोनों ऑलरेडी काफी समय हॉस्पिटल में बिता चुके हैं। जिसके जवाब में मैं उससे कहती कि अगर पीटर को स्पाइडर बाइट से कुछ हो गया तो अंकल भी ये जान के बहुत दुखी होंगे कि उनकी वजह से पीटर अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहा। तो अब आगे बढ़ते हैं जहाँ में पीटर किसी हॉल या होटल जैसी जगह में दिखता है, मोस्ट प्रोबेबली किसी से बात करते हुए जिसको पीटर के पावर्स के बारे में पता है। अब वो जिससे बात कर रहा है वो हमें ट्रेलर में दिखे कैरेक्टर्स में से कोई हो सकता है या वो कि दूसरे सुपर हीरो कैरेक्टर भी हो सकता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पता है कि इस शो में बहुत सारे सुपर हीरोज दिखेंगे हमको। बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ जो कि मुझे काफी बढ़िया ईस्टर एग लगा, जहां स्पाइडी सिर्फ अपने सुपर स्ट्रेंथ की हेल्प से 3000 पाउंड वाली एक गाड़ी को 40 माइल पर आवर की स्पीड से चलते हुए एक झटके में रोक देता है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि मुझे ये नंबर फिगर्स कहाँ से मिले, तो यही तो ईस्टर एग है। ये वाला जो सीन है ये पूरा सिविल वार वाले इस सीन से उठाया गया है,
जहाँ टोनी पहली बार पीटर से उसके घर पे मिलता है। अब मैं सिर्फ इस गाड़ी को रोकने की बात नहीं कर रहा, यहाँ तक कि कैमरा एंगल तक सेम रखा गया है। अब सिविल वॉर के टाइम में यूट्यूब पे तो था नहीं, बट क्योंकि अब इस सीन को पूरा सिमिलर तरीके से रिक्रिएट किया गया है, तो मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ इस एक सीन से पीटर के बारे में तो बहुत बड़ी चीजें समझ सकते हो। पहला कि पीटर जितना बुक स्मार्ट है उतना ही अच्छा वो रियल टाइम स्ट्रेटेजिस्ट भी है, क्योंकि पीटर अगर चाहता तो वो उस चलती गाड़ी को वेब से भी रोकने की कोशिश कर सकता था, बट वो रियल टाइम में सारे कैलकुलेशंस कर रहा था कि क्या उसके पास उतना टाइम है कि वो उस गाड़ी को वेब कर सके। और दूसरी चीज़ पहले पॉइंट से ही रिलेटेड है कि इस शो और सिविल वॉर में पीटर बस हाई स्कूल में पढ़ रहा 15 साल का एक बच्चा था और उसको पावर्स मिले कितना टाइम हुआ होगा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, मैक्सिमम पकड़ लेता हो 6 महीने। और इतने महीनों में उसने कितनी बार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती गाड़ी को रोका होगा, और बिना जाने की क्या वो उस गाड़ी को रोक भी सकता है, उसके बावजूद उसके सामने आके उसे रोकने की कोशिश भी करना इज अ ह्यूज थिंग। और अगर उसके अंदर उतनी पावर्स ना होती जितना वो सोच रहा था तो वो मर भी सकता था, या इतने प्रेशर से उसका हाथ या पैर टूट भी सकता था। बट आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली व्हाट स्पाइडरमैन ट्रूली इज ऑल अबाउट, अपने कॉस्ट पे दुनिया को एक अच्छी जगह बनाना, एक बेहतर जगह बनाना, लोगों को जीने का एक दूसरा मौका देना। खैर शायद मैं इस सीन को लेकर ज्यादा डीप में जा रहा हूँ, बट मुझे स्पाइडी का एक काफी अच्छा रिप्रेजेंटेशन लगा तो मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। हमें आगे दिखता है कि स्पाइडी उसे सेम सीन से स्विंग करता हुआ निकल जाता है, और इसी के नेक्स्ट सीन में हमें स्पाइडी एक जलते हुए घर में एक विलन से लड़ता हुआ दिखता है, और इस विलन का नाम है द स्कॉर्चर। और जैसे तुम इस सीन में देख ही सकते हो, इसकी मेन पावर है इसका सूट, जो कि एक सुपर ह्यूमन आर्मर भी है, और इसमें लगे फ्लेम थ्रोवर से वो जो भी चीज दिखे उसमें आग लगा सकता है। अब ये बहुत कोई मेजर कैरेक्टर नहीं रहा है स्पाइडरमैन या मार्वल कॉमिक्स में, इसके सारे अपीयरेंसेस मिलाकर भी ये टोटल आज तक 50 बार नहीं दिखा है। अब इसके नेक्स्ट सीन में तुम स्पाइडी के कपड़े देख के ही बता सकते हो कि वो स्कॉर्चर से लड़ते हुए थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन इवेंचुअली वो उसे हरा ही देता है। बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ, जहां में फिर से स्पाइडी एक दूसरे विलन से लड़ता हुआ दिखता है, और इस विलन का नाम है स्पीड डीमन। अब अगर तुम थोड़े बहुत भी कार्टून्स वगैरह देखते थे तो तुमने इसको डिज्नी एक्सडी पे आने वाले एवेंजर्स असेंबल में एज अ विलन देखा होगा। एक टीम है जिसका नाम था स्क्वाड्रन सुप्रीम। खैर इस बंदे के पावर्स की बात करें तो जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, इसके पास सुपर स्पीड है, और इसको अर्थ के टॉप 5 फास्टेस्ट स्पीड्स में से एक गिना जाता है। और इसके पास सिर्फ स्पीड के अलावा और भी बहुत सारी पावर्स है, जैसे सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टैमिना, अजिलिटी, रिफ्लेक्सेस वगैरह वगैरह वगैरह। अब अनलाइक कॉमिक्स, अगर इस शो वाले स्पीड डीमन को देखो तो उसने अपने पैरों पे कोई मैकेनिकल डिवाइस पहन रखा है, मोस्ट प्रोबेबली उसके पैरों को सुपर स्पीड में टूटने से बचाने के लिए। लेकिन अब अगर स्पीड डीमन से नजर हटा के वापस स्पाइडी को देखे तो अगर तुम ध्यान से स्पाइडी के कपड़े देखोगे तो तुम नोटिस करोगे कि स्कॉर्चर से लड़ते हुए स्पाइडी के कपड़े एग्जैक्टली जिन जिन जगहों पे फट गए या जल गए थे, उसने उन जगहों पे दूसरे कपड़ों के पैचेस लगाए हैं। और ये अटेंशन टू डिटेल मुझे काफी बढ़िया लगा, एज एनिमेटर्स इसको पूरा स्किप कर सकते थे या दिखा सकते थे कि स्पाइडी अपने पास सेम दिखने वाले स्पेयर कपड़े रखता है, बट उन्होंने पैचेस दिखाने का डिसाइड किया टू शो कि पीटर को एट सम पॉइंट अपग्रेड करना होगा। वो ऐसे पैचेस लगा के अपना सूट ज्यादा नहीं चला सकता, प्लस ऐसे पैचेस लगा के अपना सूट चलाना पीटर की फाइनेंशियल सिचुएशन भी दिखाता है। और फाइनली ये सीन खत्म होता है एक बहुत ही मस्त ईस्टर एग के साथ, जहां में दिखता है कि स्पीड डीमन उड़ता हुआ स्पाइडी से टकराने वाला होता है कि तभी स्पाइडी फुल मैट्रिक्स स्टाइल में उसको डॉज कर देता है। अब अगर तुमको समझ ना आ रहा हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो स्पाइडी जिस स्टाइल में आधा झुक के स्पीड डीमन को डॉज करता है वो मैट्रिक्स नाम की एक मूवी से लिया गया है, जहाँ उसका मेन कैरेक्टर नियो सेम इसी स्टाइल में बुलेट्स डॉज करता है। Ain't nothing changed, no, this is the real me. So, you're Spider-Man. With my help, you'll achieve greatness. Oh man, this suit's incredible! If you ever need another butt kicking, just look for your friendly neighborhood Spider-Man. Know you want a neighbor like And no, you may not be excused from said test. Ah, nice of you to join us, Mr. Parker. See me after class. अब आते हैं इस ट्रेलर के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जहाँ सीन की शुरुआत ऑस्कॉर बिल्डिंग से होती है, यानी नॉर्मन ऑसबॉर्न की कंपनी। हमें दिखता है कि पीटर एक हॉलवे से गुजरते हुए दीवार पर टंगे एक पिक्चर की तरफ देखता है, और गेस करो उस पिक्चर में कौन कौन होता है। नॉर्मन ऑसबॉर्न कैप्टन अमेरिका के साथ। अब इस बात का कंफर्मेशन तो हमें पहले ही मिल चुका था कि एवेंजर्स एग्जिस्ट करते हैं इस यूनिवर्स में, और इस पिक्चर से वो बात और भी सॉलिडिफाई हो चुकी है। अब देखने की बात यह है कि नॉर्मन को सुपर हीरोज में इतना इंटरेस्ट क्यों है इस यूनिवर्स में। क्या वो कॉमिक्स की तरह अपना खुद का डार्क एवेंजर्स बना रहा है, या वो सच में लोगों के लिए अच्छा करना चाहता है, या उसका कोई और अल्टीरियर मोटिव है, जैसे सुपर हीरोज के डीएनए चुरा के उनके क्लोन्स बनाना। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मैं बिल्कुल भी शौक नहीं होऊंगा। इट इज नॉर्मन ऑसबॉर्न यार, ये बंदा जिस यूनिवर्स में भी हो कमीना का कमीना ही रहेगा। अब इसका नेक्स्ट सीन में हमें पता चल भी जाता है कि पीटर किसी और से नहीं बल्कि खुद नॉर्मन से ही मिलने आया था, जिसको ये बात ऑलरेडी पता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। अब नॉर्मन का पीटर को कन्फ्रंट करने का स्टाइल काफी हद तक सिविल वॉर में टोनी जैसा ही रखा गया है, जहाँ दोनों ही सिनेरियोज में नॉर्मन और टोनी पीटर को उसके सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। अब हमें इतना तो पता है कि पीटर और हैरी दोस्त है, तो अब सवाल ये आता है कि क्या नॉर्मन इस दोस्ती के बारे में पहले से जानता था और वो जेन्युइनली पीटर की मदद करना चाहता है, या क्योंकि पीटर हैरी का दोस्त है तो उसी का फायदा उठा के वो स्पाइडरमैन के करीब पहुंचना चाहता है। लेकिन केस दोनों में से कोई भी हो, एक बात तो साफ हो गई कि इस यूनिवर्स में टोनी की जगह नॉर्मन पीटर का मेंटोर का काम करेगा। अब ये चीज अच्छा है या बुरा वो तो शो देख के ही समझ आएगा। तो फाइनली आते हैं इस ट्रेलर के फाइनल सीन पे, जहां में पीटर उसके नए ब्लैक एंड व्हाइट सूट के साथ दिखता है,
जो कि कॉमिक्स के फ्यूचर फाउंडेशन वाला सूट है। अब फ्यूचर फाउंडेशन ये मिस्टर फैंटास्टिक यानी रीड रिचर्ड्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ फ्यूचर के सुपर हीरोज या मेटा ह्यूमंस को ट्रेन किया जाता है। अब स्पाइडी को ये सूट कैसा मिला कॉमिक्स में वो एक पूरी ही दूसरी कहानी है, बट मुझे ये जानना है कि क्या ये सूट उसी कॉमिक्स वाले सूट की मटेरियल से बना है या बस दिखने में सेम है। एस कॉमिक्स में ये सूट 3rd जनरेशन अनस्टेबल मॉलिक्यूल नाम के एक मटेरियल से बना है और ये एक्सक्लूसिवली कुछ ही लोगों को मिलता है जो फ्यूचर फाउंडेशन का पार्ट है। एज ए मटेरियल रीड ने खुद इन्वेंट किया है और पेटेंट करवा रखा है, तो इसको और कोई नहीं बना सकता है, ना ही बना पाएगा। अब बात रही शो के स्पाइडी की, तो वो इस सूट में मस्त लग रहा है और क्योंकि ये सूट पहले से ज्यादा हल्का, वेब शूटर छोटे और डैमेज रेजिस्टेंट हो चुका है, तो उसकी स्विंगिंग भी पहले से ज्यादा फ्री और स्मूथ हो चुकी है। वापस हमें आखिरी बारी और फिनलैंड एपिसोड स्पाइडरमैन का टाइटल कार्ड देखता है और हमें एक छोटा सा ग्लिम्स दिया जाता है पीटर के स्पाइडी बनने के बाद के लाइफ का, जहाँ वो क्लास में लेट आता है, जिसकी वजह से उसे टीचर से प्राइवेट मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। और इसी के साथ ये ट्रेलर यहीं पे खत्म होता है। थक गया बोलते बोलते मैं। भाई साहब क्या ही लंबा वीडियो हो गया है एंड आई एम सॉरी ये वीडियो इतना लेट आया, इतने डिटेल्स के साथ स्क्रिप्ट बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, बट मैंने मुझसे जितना हो सका उतना डिटेल्स ईस्टर एग्स भरने की कोशिश की है इसमें। तो आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी और तुम्हें मकड़ी खोपड़े के बारे में कुछ नया पता चला होगा। मजाक से हटके अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर देना, ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में बताना तुमको वीडियो कैसी लगी एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए सायोनारा।